Hello everyone. In our previous video, we have already discussed about long run average cost curve and its U shape, which is basically due to economies and diseconomies of scale. So in today's video, we will understand about these concepts in detail. So before moving further, first of all, let's have a look at long run average cost curve and its shape. And we will understand how these concepts come into play. So let's have a look at the curve. So it is long run average cost curve, which is a U-shaped curve, and we can see that in the beginning long run average cost is falling. ये fall कर रहा है curve. Why? Because the firm experience increasing returns to scale in the beginning when it increases its production process. और उसके बाद ये curve constant हो जाता है due to constant returns to scale, और उसके बाद ये curve राइज करने लग जाता है, एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करने लग जाती है ड्यू टू डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बेसिकली होता है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बेसिकली होता है ड्यू टू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आइए पहले बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की अगर मैं बात करूं तो जब भी कोई फर्म अपना प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव करती है, अपना स्केल इंक्रीज करती है, तो उसको कुछ कॉस्ट के बेनिफिट्स मिलते हैं, कॉस्ट एडवांटेजेस मिलती हैं, जिन्हें हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करता है पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है। Economies of scale basically are of two types. The first one is technical economies and the second is non-technical economies. Technical economies are basically directly related to the increase in size of that particular plant which we are talking about. And non-technical economies are basically those which are related to increase in the size of enterprise as a whole, not directly related to that particular plant or its size. Okay? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल इकोनॉमीज क्या होती हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकल इकोनॉमीज बेसिकली चार तरीके से होती हैं। द फर्स्ट वन इज स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, सेकंड इंजीनियर्स रूल और लॉ ऑफ इंक्रीज डायमेंशन, डॉवटेलिंग ऑफ लिंक्ड प्रोसेसेस एंड indivisibility of large scale processes. चलिए सबसे पहले स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल की बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है, जैसे जैसे एक फर्म अपना प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्रीज करती है तो वो अपने लेबर्स को और कैपिटल को स्पेसिफिक यूजेस के लिए यूज करती है। जैसे कि कुछ लेबर्स कुछ पर्टिकुलर स्किल में ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं तो उन्हें उनके अकॉर्डिंग काम दिया जा सकता है, जिसकी वजह से उनकी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इसी तरह से कैपिटल को भी उसके स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करके फर्म अपना प्रोडक्शन प्रोसेस की एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकती है। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है जब हम स्किल्ड लोगों को उनके स्किल के हिसाब से काम देते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और एक फर्म की कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। आइए अब सेकंड के बारे में बात करते हैं, दैट इज इंजीनियर्स रूल और लॉ ऑफ इंक्रीज्ड डायमेंशंस। इसका क्या मतलब होता है? जब एक फर्म अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करती है तो उसे हायर मटेरियल भी चाहिए होता है, लार्जर कंटेनर्स चाहिए होते हैं, और लार्जर कंटेनर्स में जब हम ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज करती है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज करती है एज अ स्क्वायर ऑफ डायमेंशंस, और जो वॉल्यूम या कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज करती है एज अ क्यूब। आइए इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक स्मॉल कंटेनर की बात की जा रही है जिसके डायमेंशंस हैं लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एज 5 × 5 × 5 और जिसकी कॉस्ट है ₹500 और इसकी कैपेसिटी कितनी है 125 क्यूबिक यूनिट्स। तो अगर मैं पर क्यूबिक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करूं सो इट विल बी ₹4।
और इसी के साथ अगर फर्म अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करती है तो उसे ज्यादा बड़े कंटेनर चाहिए होंगे। अब एक लार्ज कंटेनर के बारे में बात करते हैं जिसके डायमेंशंस हैं 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10। 5 का डबल हो रहा है, स्क्वायर में बढ़ रहे हैं डायमेंशंस, और जिसकी कॉस्ट है ₹1500, लेकिन उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है बहुत ज्यादा। 125 से 8 टाइम्स है 1000 क्यूबिक यूनिट इस लार्ज कंटेनर की कैपेसिटी, और इसीलिए पर क्यूबिक यूनिट की कॉस्ट पड़ गई बहुत कम, ₹1.50। So what we can conclude here that despite being 8 times larger, the larger container cost less per unit of volume। तो जब भी कोई फर्म एक बड़े कंटेनर यूज करती है फॉर हायर आउटपुट, उनकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज करती है। आइए अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि जब फर्म ज्यादा बड़े कंटेनर यूज करेगी तो उसकी कॉस्ट की एफिशिएंसी अचीव होगी, और इसी के साथ साथ वो ज्यादा कैपेसिटी में भी इंक्रीज कर पाएगी। आइए अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, which is dovetailing of linked processes। dovetailing का क्या मतलब होता है? जैसे कि कारपेंट्री में डवटेल जॉइंट्स यूज किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फिट हो जाते हैं सीमलेसली। इसी तरह से अगर इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कि जब प्रोडक्शन प्रोसेस आपस में अलाइन हो जाएं, हार्मोनाइज हो जाएं एंड फिट टुगेदर सीमलेसली लाइक दीज डवटेल जॉइंट्स व्हिच आर यूज्ड इन कारपेंट्री। और ये तब अचीव होता है जब फर्म बहुत ज्यादा हायर स्केल ऑफ प्रोडक्शन करती है। आइए इसी को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक प्रोडक्शन यूनिट है जिसकी 3 प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस ए which produces 10 items per hour, process B produces 24 items per hour and process C produces 30 items per hour। मान लीजिए हमें ये पता लगाना है कि ऐसा कौन सा आउटपुट लेवल होगा जहां ये प्रोडक्शन प्रोसेस आपस में बिल्कुल हार्मोनाइज और फिट हो जाएंगी और एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव होगा। तो वो ये आउटपुट लेवल होगा जो इनका LCM होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 24 एंड 30। यानी कि जब फर्म 120 आइटम्स पर आवर के हिसाब से प्रोड्यूस करने लग जाएगी तो हम कह सकते हैं कि इनकी प्रोडक्शन प्रोसेस आपस में डवटेल की तरह लिंक्ड हो गई हैं। और इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि फर्म अपने ऑप्टिमल लेवल को अचीव कर सकती है, अपना ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पता लगा सकती है, ऑप्टिमाइज्ड इंटीग्रेशन। एंड ऑल्सो व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर यूनिट ऑफ output, their wastage will be minimized and cost will be reduced। आइए अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, which is indivisibility of large scale processes। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल या फिक्स कॉस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और उसका फायदा एक फर्म को तभी मिल पाता है जब वो बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कार की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रही हूँ तो वहाँ पे मास असेंबली लाइंस यूज की जाती हैं, और उनका फायदा तभी मिल पाता है जब एक फर्म बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट स्प्रेड हो जाती है ओवर ग्रेटर आउटपुट, जिसकी वजह से उनकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। तो अगर मैं बेनिफिट के बारे में बात करूं कि इंडिविजिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोसेस का क्या बेनिफिट होगा, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि फर्म की कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो लार्ज स्केल प्रोसेसेस होती हैं वहाँ फिक्स कॉस्ट को हम तभी ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाते हैं जब हम बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जब फर्म एक बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, अपने फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर सबको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, तो फर्म को एफिशिएंसी गेन्स भी मिलते हैं क्योंकि उनका आउटपुट एफिशिएंट लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल में पर्टिकुलरली टेक्निकल इकोनॉमीज क्या होती हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉन टेक्निकल इकोनॉमीज क्या होती हैं और इसी के साथ साथ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं। अब आज की वीडियो से रिलेटेड आपके लिए एक टास्क है।
जहां आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज. So see you again in the next session. Till then, keep learning and take care.